नमस्कार, आदाब। मैं शरी यासिर, स्वागत है आपका सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। अब देखते हैं मुख्य समाचार। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी के आज या कल नई दिल्ली में एआईसीसी प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे और अन्य वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करने और कैबिनेट विस्तार में नामांकित पदों को भरने पर चर्चा करने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री थोड़ी देर में जयपुर से नई दिल्ली पहुंचेंगे, जबकि डिप्टी सीएम जो पहले से ही राष्ट्रीय राजधानी में आज शाम वापस हैदराबाद के लिए उड़ान भरेंगे। नई दिल्ली रवाना होने से पहले उन्होंने मंत्री एन उत्तम कुमार रेड्डी और डी श्रीधर बाबू के साथ मुख्यमंत्री के साथ एक बैठक में भाग लिया था। नई दिल्ली यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री कुछ केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे और राज्य की लंबित परियोजनाओं और धनराशि के संबंध में अपील करेंगे। इन बैठकों के बीच मुख्यमंत्री एआईसीसी नेताओं से मुलाकात कर कैबिनेट विस्तार और मनोनीत पदों को भरने पर चर्चा कर सकते हैं। ये कवायद लंबे समय से लंबित है और अभ्यर्थी बेचैन हो रहे हैं। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि केवल 6 कैबिनेट पद उपलब्ध हैं, नेताओं को डर है कि जो लोग पद पाने में विफल रहेंगे वो निराश हो सकते हैं और चुनाव में काम करने के लिए प्रेरणा की कमी हो सकती है। एमआईएम के बहादुरपुरा विधायक मोहम्मद मुबीन ने आज शमशीरगंज स्थित श्री चैतन्य हाई स्कूल का दौरा किया और परिसर में मुस्लिम छात्रों पर हुए हमले के बारे में जानकारी ली। विधायक ने स्कूल प्रबंधन को छात्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने का निर्देश दिया, जहां सभी समुदाय के बच्चे एक साथ पढ़ने आते हैं। स्कूल प्रबंधन ने अधिक सीसीटीवी लगाने और पर्याप्त सुरक्षा गार्ड तैनात करने सहित सुरक्षा तंत्र में सुधार करने का आश्वासन दिया है। पुलिस के हस्तक्षेप के बाद मामला शांत हुआ था, लेकिन उस मामले में अभी तक कोई भी पुलिस की एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। बीआरएस एमएलसी के कविता ने आज तेलंगाना सरकार से बैराम स्टील प्लांट स्थापित करने के लिए केंद्र पर दबाव डालने को कहा है। कविता ने कहा है कि 2013 में बीआरएस प्रमुख के चंद्रशेखर राव ने पूर्व मुख्यमंत्री मनमोहन सिंह को पत्र लिखकर बैराम स्टील प्लांट स्थापित करने का अनुरोध किया था। उन्होंने आगे कहा है कि ये सुविधा तेलंगाना का अधिकार है। बीआरएस एमएलसी ने दावा किया कि तेलंगाना के 1 लाख एकड़ में 300 मिलियन टन आयरन और भंडार है। उन्होंने आगे कहा है कि केसीआर चाहते थे कि बैराम स्टील प्लांट तेलंगाना में स्थापित किया जाए, क्योंकि इससे रोजगार पैदा हो सकता है। कविता ने आगे किया है कि केसीआर ने केंद्र को सूचित किया था कि तेलंगाना सरकार संयंत्र को संभव बनाने के लिए छत्तीसगढ़ से 100 मिलियन टन लौह अयस्क प्राप्त करने की योजना बना रही है। कविता ने आगे कहा है कि अगर भाजपा तेलंगाना को लेकर ईमानदार है तो उसे बेराम में स्टील प्लांट स्थापित करना चाहिए। केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी सहित तेलंगाना के भाजपा सांसदों पर हमला करते हुए बीआरएस एमएलसी ने कहा है कि ये शर्म की बात है कि वो संसद में तेलंगाना के विकास के मुद्दे नहीं उठाते हैं। पूर्व एमएलसी और वरिष्ठ भाजपा नेता एन रामचंद्र राव ने कहा है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज के समर्थन के बिना तेलंगाना का गठन नहीं हो पाता। सीताफल मंडी में बी आर अम्बेडकर की प्रतिमा पर आयोजित एक सार्वजनिक बैठक में बोलते हुए उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि बिल की संसदीय मंजूरी के दौरान सुषमा स्वराज के पूर्ण समर्थन से एक अलग तेलंगाना राज्य की स्थापना संभव हो सकी। राव भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे, जिसकी अध्यक्षता महाकाली जिला अध्यक्ष ने की है। उन्होंने ये दावा करने के लिए कांग्रेस पार्टी की आलोचना की कि तेलंगाना को मंजूरी देने के लिए सोनिया गांधी जिम्मेदार थीं और इसके गठन के लिए पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव को श्रेय देने के लिए बीआरएस पार्टी की भी आलोचना की है। बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष के राव ने एआईसीसी नेता राहुल गांधी से कहा है कि अगर बीआरएस राज्य में सत्ता में लौटती है तो राज्य सरकार द्वारा अनावरण की गई राजीव गांधी और तेलंगाना तल्ली की मूर्तियों को गांधी भवन भेज दिया जाएगा। राहुल गांधी को लिखे खुले पत्र में केटीआर ने एआईसीसी नेता से कांग्रेस सरकार की विफलताओं को छिपाने के लिए ध्यान भटकाने वाली रणनीति का सहारा न लेने को कहा है। उन्होंने राहुल गांधी को यह भी बताया कि अगर बीआरएस सत्ता में वापस आती है तो इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और अन्य कांग्रेस नेताओं के नाम पर रखे गए सभी सरकारी संस्थानों के नाम बदल दिए जाएंगे। उन्होंने मांग की है कि अगर संभव हो तो चुनावी आश्वासनों को लागू करें, अन्यथा लोगों से माफी मांगे। रामाराव ने आश्चर्य जताया कि विधानसभा चुनाव के दौरान राज्य का व्यापक दौरा करने वाले राहुल गांधी कांग्रेस के चुनावी वादों को लागू करने के लिए राज्य का दौरा क्यों नहीं कर रहे हैं। राज्य में फसल ऋण माफी की प्रक्रिया अधूरी बताते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 1 साल में राज्य में अब तक 620 किसानों ने सुसाइड की है। अपने लेटर में उन्होंने रायतू भरोसा, हर क्विंटल बेहतरीन किस्म के धान पर 500 रुपए बोनस, 2 लाख नौकरियां और महिलाओं को 2500 रुपए मासिक वित्तीय सहायता जैसी योजनाओं और आश्वासनों के क्रियान्वयन न होने पर भी प्रकाश डाला है। रामाराव ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार ने जनता का पैसा लूटा और नागरिक आपूर्ति और अन्य घोटाले किए हैं। आंध्र प्रदेश के पूर्व मंत्री अवंती श्रीनिवास ने आज वाईएसआरसीपी से इस्तीफा दे दिया। श्रीनिवास ने एक संवाददाता सम्मेलन में विधानसभा क्षेत्र के लिए वाईएसआरसीपी प्रभारी के रूप में और पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से
अपने इस्तीफे की घोषणा की। उन्होंने अपना इस्तीफा वाईएसआरसीपी अध्यक्ष और आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी और पार्टी के उत्तरी आंध्र समन्वयक विजय साई रेड्डी को भेज दिया है, जिसमें उल्लेख किया गया है कि वो व्यक्तिगत कारणों से खुद को राजनीति से दूर रखना चाहते हैं। अवंती श्रीनिवास ने जगनमोहन रेड्डी की आलोचना की और उन्हें लोगों के जनादेश का सम्मान करने की सलाह दी है। पूर्व मंत्री ने विभिन्न मुद्दों पर विरोध प्रदर्शन करने के वाईएसआरसीपी प्रमुख के फैसले में गलती पाई है। उन्होंने कहा है कि लोगों ने टीडीपी के नेतृत्व वाले गठबंधन को 5 साल के लिए जनादेश दिया है और गठबंधन सरकार को 5 महीने का समय दिए बिना धरना बुलाना उचित नहीं है। वन नेशन वन इलेक्शन बिल को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। सूत्रों के मुताबिक इसी सत्र में ये बिल पेश हो सकता है। बिल को विस्तृत चर्चा के लिए संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी में भेजा जा सकता है। कैबिनेट वन नेशन वन इलेक्शन पर बनी रामनाथ कोविंद समिति की रिपोर्ट को स्वीकार कर चुकी है। सरकार चाहती है कि इस बिल पर आम राय बने, सभी हितधारकों से विस्तृत चर्चा हो। जेपीसी सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से चर्चा करेगी, जिसके साथ ही सभी राज्य विधानसभाओं के स्पीकर को भी बुलाया जा सकता है। देश भर के प्रतिबद्ध लोगों के साथ ही आम लोगों की भी ली जाएगी। वन नेशन वन इलेक्शन के फायदों, उसे करने के तरीकों पर विस्तार से बात होगी। सरकार को उम्मीद है कि इस बिल पर आम राय बनेगी। मोदी सरकार इस बिल को लेकर लगातार सक्रिय रही है। सरकार ने सितंबर 2023 में इस महत्वाकांक्षी योजना पर आगे बढ़ने के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अगुवाई में एक समिति का गठन किया था। कोविंद समिति ने अप्रैल मई में हुए लोकसभा चुनाव की घोषणा से ठीक पहले मार्च में सरकार को अपनी सिफारिश सौंपी थी। केंद्र सरकार ने कुछ समय पहले समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया था। रिपोर्ट में 2 चरणों में चुनाव कराने की सिफारिश की गई थी। समिति ने पहले चरण के तहत लोकसभा और विधानसभा चुनाव कराने की सिफारिश की है, जबकि दूसरे चरण में स्थानीय निकाय के लिए चुनाव कराए जाने की सिफारिश की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर ये दोहराया है कि वैवाहिक विवाद में पत्नी को दिए जाने वाला गुजारा भत्ता पति के लिए सजा जैसा नहीं होना चाहिए। अदालतों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि पत्नी उचित तरीके से जीवन जी सके, लेकिन पति की आर्थिक स्थिति समेत तमाम दूसरी बातों का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस विक्रमनाथ और प्रसन्ना बी वार्ले की बेंच ने एक फैसले में देश की सभी अदालतों को सलाह दी है कि वो 2020 में आए रजनेश बनाम नेहा फैसले के मुताबिक काम करें। उस फैसले में सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस इंदु मल्होत्रा और सुभाष रेड्डी की बेंच ने गुजारा भत्ता के मामले में 8 दिशा निर्देश दिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने अपने नए फैसले में उन दिशा निर्देशों को फिर से दर्ज किया है। कोर्ट ने कहा है कि तलाक के समय गुजारा राशि तय करते समय अदालतों को इन 8 बातों पर विचार करना चाहिए, जिनमें सबसे पहले पति और पत्नी की सामाजिक आर्थिक स्थिति, दूसरे नंबर पर पत्नी और बच्चों के भविष्य से जुड़ी बुनियादी जरूरतें, तीसरे नंबर पर दोनों पक्षों की शैक्षणिक योग्यता और रोजगार, चौथे नंबर पर आय के साधन और संपत्ति, 5वें नंबर पर ससुराल में रहते समय पत्नी का जीवन स्तर, नंबर 6 पे क्या पत्नी ने परिवार का ध्यान रखने के लिए नौकरी छोड़ दी थी, 7 नंबर पर है अगर पत्नी की कोई आमदनी ना हो तो कानूनी लड़ाई लड़ने के लिए उसका उचित खर्च, नंबर 8 मेंटेनेंस राशि का पति की आर्थिक स्थिति, आमदनी और दूसरी जिम्मेदारियों पर पड़ने वाला असर। तमिलनाडु सरकार ने बुधवार रात से शुरू हुई भारी बारिश की वजह से आज चेन्नई और आसपास के जिलों के स्कूलों में छुट्टी घोषित की है। विल्लुपुरम, तंजावुर, रामनाथपुरम, डिंडीगुल, कुड्डालोर और पदुकोट्टई के जिला कलेक्टरों ने जिलों के स्कूलों में आज छुट्टी की घोषणा की। इस बीच केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में भी आज स्कूल और कॉलेजों के लिए छुट्टी की घोषणा की गई है। दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी में श्रीलंका के तट के पास निम्न दबाव क्षेत्र मौजूद है। मध्य क्षोभमंडल स्तर तक फैले ऊपरी हवा के चक्रवाती परिसंचरण के साथ अगले 24 घंटों में ये प्रणाली पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर श्रीलंका तमिलनाडु तटों की ओर बढ़ने की उम्मीद है। इसकी वजह से क्षेत्र में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने निम्न दबाव प्रणाली का हवाला देते हुए तमिलनाडु के कई जिलों के लिए आज ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया। मौसम विभाग ने स्पष्ट किया है कि इस प्रणाली के तूफान में तब्दील होने की संभावना बहुत कम है। साउथ इंडिया एक्सप्रेस यहीं समाप्त होता है। मुझे दें इजाजत। बाकी खबरों के लिए आप बने रहें सियासत टीवी के साथ।